जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आदाब, मैं पलक शर्मा हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी आज की पेशकश में बात कार बाजार की दुनिया में तीसरे मकाम पर पहुंचे भारत की। जी हां, भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए ग्लोबल ऑटो मार्केट में तीसरी सबसे बड़ी ऑटो मार्केट बन चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक भारत में नई गाड़ियों की सेल्स कम से कम 4.25 मिलियन यूनिट्स रही है, जबकि जापान में सेल होने वाली 4.2 मिलियन गाड़ियों से ज्यादा है। हालांकि 2021 में चीन 26.27 मिलियन गाड़ियों की सेल्स के साथ वर्ल्ड ऑटो मार्केट में टॉप पर रहा था। अब समझने वाली बात यह है कि हमारी आज़ादी के 75 बरसों में हमने एक नेशन के तौर पर ऑटो इंडस्ट्री के मैदान में कितना लंबा सफ़र तय किया है और आगे की मंजिल कहाँ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान आज मौजूद हैं। ICFI बिजनेस स्कूल गुरुग्राम में एडजंक्ट प्रोफेसर डॉक्टर मनदीप कौर महेंद्रू और फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह। हम आप दोनों का अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। किसके लिए अच्छी खबर है प्रोफेसर सुरेंद्र? मैन्युफैक्चरर के लिए, कंज्यूमर के लिए, वर्कर्स के लिए? क्योंकि जैसे हम पहले बात कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। जिस तरह से इंडिया तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है, कार मार्केट बढ़ रही है, गवर्नमेंट तो अपना सपोर्ट दे ही रही है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छा हो गया है क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस है, बाहर से लोग आ रहे हैं। कंज्यूमर्स ऑफ कोर्स, गाड़ी अब सिर्फ एक लग्जरी नहीं रह गई है, एक बेसिक नेसेसिटी हो गई है, खासतौर पर जिसका छोटा परिवार है उस जने के लिए भी। तो आप इसे कैसे देखते हैं? यस, देखिए इसमें सारे ही सेगमेंट कवर होते हैं। यदि हम बात करें, ये मुझे लग रहा है कि हम इसको वर्कर्स और मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स तीन के बीच में डिवाइड नहीं, ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से हमने इस सेक्टर के अंदर चुनौतियां थी उसको हैंडल किया है, और खासकर हमारा सेक्टर जो कि कुछ सेगमेंट्स में इंपोर्ट डिपेंडेंट है और उसके ऊपर भी हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। जैसे कि सेमीकंडक्टर के अंदर हम गुजरात के अंदर वेदांता एंड फॉक्सकॉन के साथ मिलके हम सेमीकंडक्टर फैब डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ये केवल भारत नहीं, दुनिया के दूसरे देश भी भारत के साथ हाथ जोड़कर काम करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये पिछले कई दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दुनिया में एक ऐसी भारत की इमेज डेवलप करने में कामयाब हुए हैं, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अमेरिका भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज लेके आया जहां पर वो अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के ऊपर जोर दे रहा। हमारी कंट्री में भी हमारी कंट्री भी उसके ऊपर जोर दे रही है, क्योंकि अब वो समय चला गया है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएं हमारे इंपोर्ट्स के लिए। तो दुनिया भारत के ऊपर देख रही है कि भारत किस तरीके से ऑटोमोटिव कंपोनेंट, एंसिलरी यूनिट्स, ऑटोमोबाइल टू व्हीलर सेगमेंट हो या आपका थ्री व्हीलर सेगमेंट हो या आपकी ट्रैक्टर इंडस्ट्री हो या आपकी कार इंडस्ट्री हो, कैसे इंडिया एक रिलायबल सप्लायर और अल्टरनेट सप्लायर। ये बेसिकली चाइना 1+ स्ट्रेटजी का पार्ट है, जिसमें जापान भी भारत के साथ जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ जुड़ा हुआ है, यूएसए भी भारत के साथ जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट ज़्यादातर विकसित देश जो हैं वो सारे भारत के साथ इस मुहिम में शामिल हैं कि भारत कैसे एक रीजनल पावर के रूप में जो कि उभर चुका है और भारत को कैसे मजबूत किया जा सकता है, ताकि जो भी ऑटोमोबाइल, कार हैं, टू व्हीलर्स हैं, वो भारत से इंपोर्ट किए जा सकें और इन कंट्रीज में भारत एक्सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे पास लेबर का कॉस्ट एडवांटेज है जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से अगले 25-30 साल तक लेवरेज कर सकते हैं। और भारत दुनिया में वैसे भी टॉप 5 इकोनॉमीज के अंदर है, और भारत किस तरीके से आप देखेंगे अगले 5 साल के अंदर भारत दुनिया की अग्रिम इकोनॉमियों के बीच में होगा। और इसी के ऊपर सरकार का पूरी तरीके से फोकस है और इसी को सरकार बढ़ावा देने का
प्रयास कर रही है। इसके अलावा मैं एक चीज़ पे और फोकस करना चाहूँगा कि कुछ कुछ एरियाज़ हैं जिसके ऊपर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। हाल की सरकार ध्यान दे रही है, बट रिफॉर्म जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिफॉर्म्स होते हैं। सरकार को डिफरेंट एक्टर्स के साथ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करनी होती है। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है रिलेटिवली प्रोटेक्टेड रही है, तो अभी हमें धीरे धीरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को थोड़ा थोड़ा खोलना होगा, ताकि सेक्टर के अंदर कंपटीशन बढ़े। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे जो कारें हैं और सस्ती हो जाएंगी देश के अंदर, ताकि जब कारें सस्ती हो जाएंगी देश के अंदर, जिससे कंज्यूमर को भी अफोर्डेबिलिटी होगी और हमारे एक्सपोर्ट के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा जंप आएगा, और जिससे कि जब जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो नेचुरली वो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा और इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बिल्कुल, इकोनॉमी पे हर तरह से अच्छा असर हमें देखने को मिल रहा है, और जैसे कि बजट की भी बात हो रही थी, बहुत सारा गवर्नमेंट का सपोर्ट है। लेकिन चैलेंजेस डॉक्टर मनदीप, क्या आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह के चैलेंजेस अभी भी हैं? टेक्नोलॉजी को लेकर तो है ही ऑफ कोर्स, और आने वाले समय में जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरह से ज़रूरतें बदल रही हैं, किस तरह से आप देखती हैं कि चैलेंजेस इस इंडस्ट्री को और आगे ले जाने में या इंडिया के नंबर 1 बनने में फिलहाल हैं? पलक जी, अगर मैं इसको देखूं इस इकोनॉमी के एंगल से, तो बहुत अच्छा सवाल है कि हम इसको चैलेंजेस ना मान के ये देखेंगे कि अपफ्रंट रिस्क कहाँ पर है, कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पर पड़ी है। तो अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास बहुत अच्छी बात है कि लेबर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इंडिया एक यंग इंडिया है, तो अराउंड 65% यंगस्टर्स हैं इंडिया में। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो अगर हम उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को देखें और अच्छे से यूज़ करें, उसके लिए हमें ज़रूरत है कि स्किल इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं और ट्रेनिंग को बढ़ाया जाए, टेक्निकल ट्रेनिंग्स को बढ़ाया जाए। तो अगर टेक्निकल ट्रेनिंग्स बढ़ जाती हैं तो इसके चलते क्या होगा कि हमारे पास मैन पावर, स्पेशलाइज्ड मैन पावर अवेलेबल होगी। वो स्पेशलाइज्ड मैन पावर, क्योंकि हम जापान से किस तरह से आगे हैं या हम चाइना को कहाँ सरपास कर सकते हैं इस टाइम पे, तो हम टेक्निकली साउंडनेस में सरपास कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जापान को। तो वो हमारे पास एक बहुत अच्छा जरिया है। अगर हम इस टाइम पे यूएसए को देखें, यूके को देखें, फॉर दैट रीजन जापान को देखें, तो पॉपुलेशन इनमें एजेड हो रही है। हमारे यहाँ अभी वो पॉपुलेशन यंग है। तो हम उसको अगर ढंग से यूज करें, अच्छे से यूज करने का मतलब कि उसमें स्किल इंस्टीट्यूट्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो स्किल इंस्टीट्यूट्स को बड़े अच्छे से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ताकि हमारे जो टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं, बीटेक कोर्सेज हैं, या फिर स्किल लेवल पे जो कोर्सेज डिलीवर हो रहे हैं, उसको एक अच्छे से देखा जाए करिकुलम डेवलपमेंट में। इसमें एजुकेशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। और मैं सराहना करना चाहती हूँ हमारी सरकार की एनईपी पॉलिसी का, जिस वजह से ये पॉसिबल अब हो पाएगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज आ रहे हैं। हम एक तरफा ना होके हर तरफ से देख रहे हैं कि हम संपूर्ण हो जाए, तो उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। टेक्नोलॉजी तो एक तरफ है, पर उस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाली जो हमारी स्किल है, उसमें हम थोड़ा और काम अगर करेंगे तो वहां पर। दूसरा, अगर हम इकोनॉमी में लोन की तरफ देखें तो उसको लोन को सस्ता करना बहुत जरूरी है। अगर लोन थोड़ा सस्ता होता है तो वो भी हमारी नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता है। जैसे इंडिया प्रमोट कर रहा है स्टार्टअप इंडिया को, तो स्टार्टअप इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, पर उस स्टार्टअप इंडिया का सपोर्ट करने के लिए यहाँ से हमारी लोन की दर को कम करना भी जरूरी है। माना ये बहुत जरूरी है कि कंट्री की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन दर पे हम बहुत ध्यान से काम करेंगे, ताकि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम बना रहे। पर अगर वहां से सपोर्ट आता है तो हम लोग इस इकोनॉमी में ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए और खास करके हमारे स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी अप्रोच हो सकती है। तो इन एरियाज में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए और इनमें तवज्जो दी जाए तो बहुत काम हो सकता है। प्लस हम बाहर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और जैसे हाइड्रोजन के लिए हम काम कर रहे हैं, हाइड्रो व्हीकल्स के लिए, तो ऐसा कुछ काम अब और हम आने वाले टाइम में सोच सकते हैं। हाईवेज का डेवलप होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो और हम रोड स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बढ़ाएं तो ये हमारी कंट्री में
कुछ काम है जो जिनके चलते हम लोग अपना ये प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और प्रोफेसर सुरेंद्र, ये बात गवर्नमेंट के पुश को लेकर जहां तक बात है, बिजनेस कर रहे हैं बाहर, दुनिया जो है उसकी नज़र इंडिया पे टिकी हुई है, ये सब तो हम देख रहे हैं, लेकिन कस्टमर बिहेवियर चेंज होता है लगातार। पिछले कुछ सालों में हमने देखा रिसेशन आया, हालांकि इंडिया पे कम असर उसका देखने मिला एज कम्पेयर्ड टू जो दूसरे नेशंस थे। आने वाले वक्त में आप कौन से चीज़ों को जो है चैलेंजेस मानते हैं? जैसे कि हमने अभी बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहेंगी आने वाले समय में? देखिए जी, जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस का सवाल है, देखिए कोई भी इंडस्ट्री है उसके सामने चैलेंजेस, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज़ में चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। इस समय हमारी कंट्री के अंदर जो प्राइमरली चैलेंज है, जैसे कि अब हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक डिसरप्शंस के दौर से गुजर रही है, इन ए सेंस कि हम अब डीजल और पेट्रोल से मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। तो हमें जो ईवी के लिए एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसको डेवलप करना पड़ेगा। पहले हमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशंस केवल केंद्र सरकार के लेवल पे नहीं, राज्य सरकारों के लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि सोसाइटीज़ के अंदर जो है पावर स्टेशंस कैसे डेवलप किए जाएं, क्योंकि सोसाइटीज़ जो हैं वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट मिनिस्ट्री के द्वारा और डिफरेंट स्टेट के परव्यू में आती हैं। तो किस तरीके से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए सोसाइटीज़ के अंदर, और कैसे सोसाइटीज़ की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनको कॉन्फिडेंस पे लाया जाए, क्योंकि जो भी बंदा आज की डेट में परचेज कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसको अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग पॉइंट चाहिए। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि ज़रूरत मांगता है कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, केंद्र के डिपार्टमेंट, राज्य के डिपार्टमेंट और लोकल लेवल की बॉडीज़ के बीच में एक अच्छा समन्वय डेवलप हो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जब हम एक लार्जर स्केल के ऊपर चेंज देख रहे हैं कि इंडस्ट्री का ट्रांजिशन हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह से, किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट चैलेंज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आपको बैटरीज यूज होती हैं, उसके लिए कोबाल्ट है, लिथियम है, ऐसे जो मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। और बड़े मुझे खुशी हो रही है आपको बताते हुए, भारत ने जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जिसके पास क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, और अब हमारी एक्सेस उस क्रिटिकल मिनरल्स पर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 29 दिसंबर से ये समझौता जो है वो लागू हो गया है। अब भारतीय जो कंपनियां हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कोबाल्ट है, लिथियम है, ये सब वहाँ से इंपोर्ट कर सकती हैं, जो कि हमारी कंट्री के अंदर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो भारत सरकार के लगातार उन चैलेंजेस को पॉलिसी लेवल पे एड्रेस करने की लगातार कोशिश जारी है। और अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल शेयर कर सकता हूं कि मैं अपने जब भी होम टाउन जाता था तो मोर देन 8 आवर 9 आवर लगते थे। आज मुझे अपने दिल्ली से जाने में अपने डेस्टिनेशन पे लेस देन 6 आवर लगते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है कि सरकार पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कितना फोकस किया है। और आज मैं प्रेफर करता हूं कि मैं किसी और मोड, बस के थ्रू या किसी और नहीं, मैं अपनी कार ड्राइव करके जा सकूं। वो भी एक तरीके से बूम दे रहा है जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा। और जितना इस सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया है, मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले जो 8 सालों में, मैं स्पेशली कहूँगा 9 सालों में, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जिससे कि आम जनता के अंदर भी इससे बहुत ज़्यादा खुशी है कि सरकार एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बना रही है, और जिससे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, भले वो कार है, भले वो 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर सेगमेंट है, सारे सेगमेंट को ग्रोथ मिल रही है, सारे सेगमेंट में बहुत ज़्यादा हो रही। और चैलेंजेस की बात करें, अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 है, ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, चैलेंजेस कंपाउंड होंगे, डेफिनेटली है। नई टेक्नोलॉजीज
आएंगी, उन टेक्नोलॉजीज के साथ साथ भारत सरकार को, जैसे कि अभी अभी प्रोफेसर मनदीप ने बताया कि भारत को स्किल्स के ऊपर बहुत फोकस करने की जरूरत है। तो हमारी कंट्री में अभी क्या है कि पेट्रोल एंड डीजल की कार के केसेस में देखा जाता है एक बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि मैकेनिक्स हैं, जो कि कारों की इंजन्स की रिपेयर करते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट, उनकी लाइवलीहुड उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और मुझे लगता है कि जब ईवी कार आ जाएंगी, क्योंकि ईवी का मैन्युफैक्चरिंग जो ऑपरेशंस है और जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो डिफरेंट है, तो मुझे लग रहा है कि यदि ऐसे ट्रेनिंग स्कूल सरकार इस डायरेक्शन में पैसा इन्वेस्टमेंट करे और प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ताकि जो लोग हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे वो यहाँ इंस्टीट्यूशन से स्किल्स लेके, ट्रेनिंग लेके, छोटे छोटे जैसे ITI के कोर्सेज होते वहाँ पर भी ईवी रिलेटेड कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि लोगों के अंदर जानकारी बढ़ पाए। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे कंट्री के अंदर डेवलप होता है और सप्लाई ऑफ क्वालिटी और सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स को एसेंशियल है कि हमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, वोकेशनल एजुकेशंस में और को इंट्रोड्यूस करना, ताकि हमारे यहाँ सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स फॉर दिस सेक्टर के लिए कभी ऐसा क्रंच ना महसूस हुए। और मुझे लग रहा है सरकार कर रही है उस डायरेक्शन में, बट ये अगेन ये लंबे टारगेट हैं, इनको कुछ समय लगेगा। भारत उस दिशा में बढ़ रहा है, अच्छी बात है। और मुझे लगता है ऐसा है कि आने वाले सालों में हम देखेंगे कि इस सेक्टर में भारत और भी आगे बढ़ेगा और भी बेहतरीन करेगा। बिल्कुल, और इंटर रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उसके मद्देनजर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें आने वाले फ्यूचर की, ईवीज फ्यूचर हैं, ऑफ कोर्स इंडिया भी बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, कई जगह हम अब चार्जिंग पॉइंट्स भी आसानी से देख पा रहे हैं। G20 की प्रेसिडेंटशिप है इस बार इंडिया के पास, वर्ल्ड जो है उसकी पूरी नजरें जो हैं इंडिया पे टिकी हुई हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे में जिस तरह से हम ग्लोबली भी बढ़ रहे हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम एक्सपोर्ट्स में भी इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या दुनिया का जो नजरिया है इंडिया को लेकर वो भी बदलता हुआ नजर आता है? क्लाइमेट की भी बात कर रहे हैं, ईवीज की तरफ बढ़ रहे हैं, G20 प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट भी दिखा रहा है इंडिया की। यस, ऐसा तो है। G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास आई क्योंकि इंडोनेशिया से भारत, इनफैक्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, उसके पास भारत के पास अब प्रेसिडेंसी है, इसके बाद साउथ अफ्रीका के पास जाएगी। और तीनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तीनों कंट्रीज का इंटरनेशनल लेवल पे आपस में बहुत सारे मुद्दों के ऊपर एक ही राय है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, जैसे फॉर एग्जांपल है ईवीज का मुद्दा है, या फॉर एग्जांपल और भी एरियाज हैं जहां पर कि ये कंट्रीज के कंसर्न्स जो हैं वो लगभग कॉमन है और शेयर कर रहे हैं। G20 डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि भारत, इस सरकार ने एक खास बात की है, G20 इसको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्र तक सीमित ना रखकर भारत सरकार इसको राज्यों में लेके गई है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, जो हमारी कंट्री के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के मशीनरी है, उसको भी सेंसिटाइज किया जा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से हमारे डेवलपमेंट इम्पेरेटिव्स को फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा रोल और बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। क्योंकि अभी तक देखा गया था कि जो विदेशी नीति के मुद्दे हैं उसके ऊपर राज्यों के अंदर इतनी समझ नहीं है, क्योंकि विदेश नीति जो है उसको हमेशा इस तरीके से पुराने समय में इग्नोर कर दिया गया कि ये सेंट्रल का सब्जेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको देखे और ये केवल उसकी जिम्मेदारी है। पर इस सरकार के अंदर खास तौर मैं प्रशंसा करना चाहूँगा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की, जो कि खुद फॉरेन पॉलिसी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से राज्यों को इसके अंदर लाया जाए। और क्योंकि जब विदेश नीति की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजिक मैटर्स और जियो इकोनॉमिक मैटर्स की बात होती है, सिक्योरिटी के मैटर होते हैं, ये केवल केंद्र तक सीमित नहीं है, ये राज्यों तक भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमारा पंजाब स्टेट है जो बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, गुजरात है, राजस्थान है, सिमिलरली हम नॉर्थ ईस्ट में बात करें, हम चाइना के साथ करें, तो एक हमें राज्यों के साथ कैसे समन्वय स्थापित करना है और राज्यों को कैसे सेंसिटाइज करना है। और G20 के थ्रू हम
हम सेंसिटाइज कर रहे हैं और ख़ास तौर पर सरकार ने डिफरेंट ट्रैक्स बनाए हैं G20 के अंदर। उन ट्रैक्स के अंदर हम इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर भी बात कर रहे हैं, उन ट्रैक्स के अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी बात कर रहे हैं, उस ट्रैक के अंदर हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी बात कर रहे हैं, उन ट्रैक्स के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ की भी बात कर रहे हैं, किस तरीके से भारत इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। और मैं समझता हूं कि G20 भारत को एक डिफरेंट पटल पे लेके जाकर भारत को स्थापित कर दिया है। और इस G20 का जब हम आउटपुट देखेंगे एक साल बाद, जब इसका आउटपुट आएगा, डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और भारत को, जैसे कि UN सिक्योरिटी काउंसिल्स की सीट और कैसे बेहतरीन तरीके से जो G20 के मेजर डिसीजंस हैं उसमें भारत की कैसे बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जो भी इस मीटिंग्स के आउटपुट्स निकलेंगे और आने वाले समय में कैसा नैरेटिव सेट करना है, और उस नैरेटिव को सेट करने के लिए आने वाली कंट्रीज भारत को देखेंगे कि किस तरीके से भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी को हैंडल किया। अभी हाल ही में G20 की मीटिंग अहमदाबाद के अंदर हुई है और उसके अंदर काफ़ी इंटेंस डिस्कशन हुआ है डिफरेंट इश्यूज को लेकर और काफ़ी क्लैरिटी डेवलप हुई है। और ख़ास बात यह है कि G20 के थ्रू भारत साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रहा है। देखिए, साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है वो बहुत पुराना कंसेप्ट था, पर पिछले कुछ सालों में ये फीका पड़ गया था और ये भारत के प्रधानमंत्री का दोबारा से कोशिश है कैसे एक जो थर्ड वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं उन कंट्रीज को साथ लाया जाए इन सभी जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक और इन सारे मुद्दों के ऊपर, सिक्योरिटी के मुद्दों के ऊपर, भले वो टेररिज्म का है, क्लाइमेट चेंज का है, कोई भी ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि हम आने वाले दिनों में बहुत बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे इस चीज़ के। जी डॉक्टर मनदीप, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है इंडिया की लगातार बढ़ रही है। हम तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं वर्ल्ड में। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो 7.1% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी के लिए। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम ईवीज की बात कर रहे हैं। ईवीज के आने से एक और स्टैटिस्टिक है कि 10 मिलियन यूनिट एनुअल सेल्स एक्सपेक्टेड हैं जो हिट करेंगी जब ईवीज आ जाएंगी। और ईवी इंडस्ट्री जो है वो 50 मिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगी बाय 2030 और ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फिगर है। इस पर आप क्या कहेंगी? जिस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, थर्ड नंबर पे तो हम पहुंच चुके हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत प्रॉमिसिंग सिचुएशन है कि हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। और वो जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा किस वजह से? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से। तो जैसे हमने पहले बात की कि G20 की प्रेसिडेंसी में सबसे बड़ा फैक्टर हमारे लिए क्लाइमेट। तो क्लाइमेट को सपोर्ट करते हुए हम ये देख रहे हैं कि ईवी व्हीकल्स के आने से हम क्लाइमेट को तो सपोर्ट करेंगे ही, पर उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब क्लाइमेट का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है। तो ये हम बहुत लाउड वर्ड दे रहे हैं वर्ल्ड को। इसके आगे चलते हुए अगर हम देखें, एक तरह से कंपनीज का वे ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग चेंज होने वाला है। जैसे हम इंश्योरेंस की बात करें, अगर ऑटोमेटिक कार्स आती हैं तो हमारे पास वे ऑफ लुकिंग टूवर्ड्स दिस विल चेंज। ये हमारा कुछ बिहेवियर चेंज होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ड्राइवरलेस है तो इंश्योरेंस चेंज होगा। सप्लायर्स चेंज होंगे। सप्लायर्स का बिहेवियर कैसे चेंज होगा कि थोड़ी इन्वेंट्री पे ध्यान जाएगा कि हमें जस्ट इन टाइम जैसी टेक्निक पे काम करना पड़ेगा क्योंकि इन्वेंट्री कम हो जाएगी। शेयर्ड आने से और हमें जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अब फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सिस्टम्स की तरफ जाएंगे। तो ये कुछ मुद्दे हैं। और फाइनेंस हमारा आने वाले टाइम में थोड़ा फाइनेंस को चैलेंजिंग रहेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ईवी व्हीकल्स जब आते हैं, या फिर मैं बोलूँ अदर टर्म में कि ऑटोमेटिक व्हीकल्स आते हैं, जब एआई आ जाएगा तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत तरह से लेके आ रहा है। हमें इसको देखा जा रहा है क्योंकि बहुत लाउड वर्ड है कि कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब्स को कम तो नहीं कर रहा। तो अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे कंट्री की जॉब्स को बढ़ा ही रहे हैं। इसका मतलब कि वो कुछ जो पर्सपेक्टिव है जॉब्स का वो चेंज होने वाला है।
ये नहीं कि जॉब्स कम होने वाली हैं, जॉब्स का पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बढ़िया सिचुएशन ला सकता है अगर हम उसको मैन्युफैक्चर, बिजनेस और एडुकेशन और गवर्नमेंट इसमें इकोसिस्टम में एक एज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना है आने वाले टाइम के लिए। बिल्कुल, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ कही कि जॉब्स कम नहीं हो रहे, जॉब्स किस तरह के होंगे इसका पर्सपेक्टिव बदला जाएगा। और प्रोफेसर सुरेंद्र, क्विक कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं आपसे चाहूंगी, दोनों से एक्चुअली। डॉक्टर सुरेंद्र, आपसे शुरुआत करते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है, तीसरा लार्जेस्ट देश बन चुका है वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हर तरह से सिर्फ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से आप कंक्लूड करेंगे, इस वक्त क्या है, आने वाला समय क्या है? नहीं, बहुत अच्छा समय है, हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा है, हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं, 36% हमारे एक्सपोर्ट में जंप देखा है 2021 से 2022 के बीच में। और ओवरऑल पिक्चर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। चैलेंजेस जरूर होंगे, बट हमारी सरकार तैयार है उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। हमारी इंडस्ट्री, जिसको सरकार हमेशा सहयोग कर रही है, तैयार है उस सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए। अब आगे देखते जाइए, भारत बहुत तेजी के साथ नंबर 2 पर भी पहुंचेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे भारत नंबर 1 पर भी पहुंचेगा, क्योंकि हमारे 1.3 बिलियन पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री की, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि जो नई सेंचुरी है वो भारत को बिलोंग करती है। दुनिया भारत के ऊपर देख रही है, क्योंकि हमारे देश का जो, हमारी संस्कृति है, हमारे देश का जो कल्चर है, और उस वैल्यू सिस्टम को देख रही है कि भारत एक रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर बन के उभरेगा और दुनिया में भारत का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। जिस भी देश में जाएंगे आपको भारतीय मैन्युफैक्चर्ड, भारत के छोटे छोटे प्लेयर्स के मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर बहुत तेजी में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। और यही मैं कह सकता हूं, हमारा फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जी, डॉक्टर मनदीप, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। इकोनॉमी बहुत अच्छी स्टेट में है और ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अहम और सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है इस इंडस्ट्री जीडीपी की तरफ। तो इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट आ रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, ये सब और ईवी प्लांट्स का यहाँ पे सेटअप होना, ये अपने आप में ही एक एग्जाम्पल है कि इंडिया इसकी तरफ पॉजिटिव है, इंडिया वर्ल्ड पावर बनने के लिए रेडी है। बट जो कुछ चैलेंजेस है जो कि हम जिसको मीट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, वो ध्यान देने लायक एरियाज है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा ध्यान देने लायक एरिया है फाइनेंस, जिसके ऊपर अभी काम बाकी है, लोन्स को लेके, इंटरेस्ट रेट्स को लेके। तो और तीसरा है सबसे बड़ा एरिया स्किल एजुकेशन, जिसमें इंडस्ट्री का रोल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट है, पर इंडस्ट्री की तरफ से थोड़ा सपोर्ट, कोलैबोरेशन बनता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, ताकि ये हम आत्मनिर्भर बनने में कुछ भी जो गुंजाइश है वो ना छोड़े। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत के लिए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं, लेकिन हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।